Hi guys, this is Gurpreet Singh Saluja. So welcome to this video where we are going to discuss that जो लोग अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं तो अगर उन्हें कोई अपने पैसे पार्क करने हैं तो कहाँ पे वो इन्वेस्ट करें जहाँ से उन्हें एक रेगुलर इनकम भी आती रहे और उनकी वेल्थ भी ग्रो करती रहे। तो उसमें एक रिसेंटली केसेस आया मेरे पास, तो कई बार ऐसे केसेस बहुत नॉर्मली आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक पर्सन है जिन्होंने जो रिटायर हुए हैं और उनके पास 2 करोड़ की जो उन्हें रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है वो उन्होंने आगे फर्दर जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो आगे इन्वेस्ट करना है और उनको रेगुलरली अपनी एक इनकम भी चाहिए और अपनी वेल्थ को जो उन्हें 2 करोड़ रुपये मिले हैं उसको भी वो ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमें कोई इकट्ठा पैसा मिलता है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है या चाहे हमें कोई प्रॉपर्टी सेल करने के बाद एक कॉर्पस हमारे पास आता है, तो ऐसे पैसे को हमें कहाँ लगाना चाहिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम ऐसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लमसम पैसा आता है तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर इज दैट हम ऐसी एसेट्स में पैसा लगाएं, अपना ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको लिक्विडिटी हमेशा मिले। कभी भी नॉर्मली क्या होता है कि कई लोग जब इकट्ठा पैसा आता है तो ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो पैसा तो जल्दी उनको ग्रोथ मिल जाए, या कोई रियल एस्टेट्स में प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट्स उन्हें काफ़ी लुक्रेटिव लगने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास वो कैश होता है। तो एक अर्ज आती है कि मेरे को कुछ और अच्छा लेना है, कोई और बेटर ऑप्शंस लेना है। या जिन्होंने कभी रिसेंटली प्रॉपर्टी सेल करी है तो उन्होंने अगर उसमें प्रॉफिट कमाया तो एक माइंडसेट आ जाता है कि मुझे आगे भी प्रॉपर्टी में डालना है, विच इज़ अ गुड थिंग, आप उसको कर सकते हो। बट स्पेशली इन द केस ऑफ रिटायरीज जो रिटायर हुए हैं, या मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि हमारे पास हमेशा लिक्विड कैश ज़्यादा होना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे एसेट्स हों जो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी लिक्विडेट की जा सके। मोस्टली कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स तो करते हैं जब ऐसी जगह पे स्टक हो जाती है, और जब एक्चुअली हमें ज़रूरत होती है तब जब लिक्विडेट नहीं होती तो वो काफ़ी पेन देता है। सो यू शुड नॉट बी स्टक्ड अप इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर। तो इट इज़ आइडली रिकमेंडेड तो हम लिक्विड एसेट्स में ही अपने पैसे को पार्क करें, चाहे जितनी भी अमाउंट हमें मिले, बी इट 2 करोड़, बी इट 5 करोड़ और बी इट 10 करोड़। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 2 करोड़ रुपए जैसे भी रिसेंटली एक हमारे इन्वेस्टर को रिसीव हुए तो हमने उसको कैसे यूटिलाइज किया, कैसे चैनलाइज कर रहे हैं, तो हम आपको रियल केस स्टडी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी एक बेनिफिशियल हो और फ्यूचर में कभी आपको कोई ऐसा कॉर्पस आता है तो आपको कैसे उसको चैनलाइज करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट आई एडवाइज दैट इज दैट कि अगर आप अभी रिटायर हो, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली रिटायर्डी के केस में जो 60 साल से ऊपर है, तो उनके पास एक दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं एक्स्ट्रा। दैट इज की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहां पे आप अपना 15 लाख रुपीज इमीडिएटली पार्क कर सकते हैं, प्लस एक PMVVY आती है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, LIC की तरफ से। तो यहाँ पे भी आप अपना 15 लाख रुपीज पार्क कर सकते हो। तो 15-15, 30 लाख आप जब पार्क करते हो तो आपको एक रेगुलर इनकम यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो आपका कॉर्पस बनता है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर 2 करोड़ रुपए हैं तो 1.7 CRA हमारे पास 1 करोड़ 70 लाख रुपए बच जाता है। तो ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए में हम जो 30% है वो वी शुड पार्क इट अराउंड लाइक 50 to 51 लाख रुपीज हमें बैंक FD में या कॉर्पोरेट FDs में हमें पार्क करना चाहिए, जो कि इमीडिएटली लिक्विडेट हो सके। और अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो वहाँ पे आप मंथली इंटरेस्ट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, तो आपको रेगुलर एक इनकम भी आती रहेगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि जो जैसे हमने 15-15 जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया 2 करोड़ में से, तो 1 करोड़ 70 लाख का बैलेंस बचता है, जिसका 30% अप्रॉक्सीमेट 50 लाख हमने FDs में पार्क कर दिया। अब जो बैलेंस 60% है वो हमने क्या करना है, वो हमने बैलेंस एडवांटेज फंड्स में पार्क करना है। अब सारा पैसा हम FDs में इसलिए नहीं पार्क कर रही, और कुछ करना भी ज़रूरी है, बिकॉज जो रिस्क प्रोफाइलिंग होती है जब हम एक ओल्ड एज में चले जाते हैं, वी डोंट वांट टू बी दैट मच स्पेकुलेटिव इनटू इक्विटीज। कई बार हमें लगता है स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो हम अपना 20% सारा उठा के इक्विटी मार्केट में डाल दें, 50% इक्विटी मार्केट में डाल दें, तो ऐसा भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है, आपके पास यही एक ज़िंदगी भर की पूंजी जो आपके पास पड़ी है, जिससे आप अपना जो लाइफ लॉन्ग जितना आपकी लाइफ है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज, कभी भी पैसे की तंगी नहीं देखना चाहते, एक रेगुलर इनकम चाहते हैं और अपनी वेल्थ को भी ग्रो करना देखना चाहते हैं, तो यू शुड बी एंटर इनटू इक्विटीज इन सच अ मैनर कि वो आपको आपकी स्टेबिलिटी भी दे, आपको ग्रोथ भी दे और इन्फ्लेशन को भी बीट करे, और उससे ज़्यादा ओवर एक्सपोजर ना हो। ऐसा ना हो कि आपने इतना पैसा लगा दे और रात की आपको जब मार्केट्स के क्रैशेज आए
या कोविड की सिचुएशन जैसी कोई दोबारा सिचुएशन है तो आपकी रातों की नींद भी उड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशंस हमें नहीं चाहिए। सो वी शुड पार्क दैट मच इन स्टैटिस्टिकल मैनर कि आपको ओवर द पीरियड एक अच्छी ग्रोथ भी मिलती रहे और आपके पर्पस भी सॉल्व होते रहे और आपके पास लिक्विडिटी भी रहे। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल और डिस्कस करेंगे कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और कितना इसमें इक्विटी एक्सपोजर ऑन एन एवरेज होता है और कब कैसे इसमें चेंजेस होती रहती हैं। एंड देन द जो बैलेंस 10% है वो हमें लिक्विड कैश रखना है। आई कंप्लीटली एग्री। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा है मुझे पैसा चाहिए नहीं तो मुझे लिक्विड क्यों रखना है, लिक्विड में तो मुझे सेविंग्स में तो कोई ब्याज ही नहीं आने वाली। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ योर इमरजेंसी फंड। जैसे हम व्हेन वी आर इन आर अर्निंग एजेस तो हम एक अपना 6 मंथ्स का 12 मंथ्स का मंथली एक्सपेंसेस जो है इमरजेंसी फंड में पार्क करते हैं, लिक्विड एसेट्स में रखते हैं, जहाँ पे हमारा मेन मकसद सिर्फ इमरजेंसी में यूटिलाइज करना होता है, ना कि उस पैसे से कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना। तो इस केस में भी व्हेन यू आर रिटायर्ड तो आई वुड सजेस्ट कि आप 10% लिक्विड कैश हर पल हर वक्त हमेशा अपने पास रखिए। दिस विल हेल्प यू इन टू मीटिंग सम अनसर्टेनिटी। सो बीइंग इन टू ओल्ड एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट्स ऑल द टाइम, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करोगे, एफडीज को ब्रेक करोगे, चाहे फंड्स को आप ब्रेक करोगे, तो दैट मेक्स नो सेंस कि आप ओवर द पीरियड जो आपकी प्लानिंग है वो सारी हिल सकती है। तो इन सम एक्सीडेंसीज जब इमरजेंसीज आती हैं तो हम इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 3-4% से भी ग्रो करें, डजेंट मैटर इसमें रियल रिटर्न नेगेटिव होगी, आई एग्री, बट ये एक पैसा है जो आपको इमरजेंसी में काम आता है, तो इसको हमेशा ही इमरजेंसी में, इसमें कमाना नहीं है, इसको एक तरीके से आप भूल जाइए कि ये पैसा है, बट ये इट विल हेल्प यू इन ओनली इन द इमरजेंसी, इसमें से हमने कुछ एक्स्ट्रा अर्न नहीं करना। सो नाउ दैट कम्स टू आवर मेन पॉइंट कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हाउ यू कैन जनरेट बेटर रिटर्न्स ऑन दैट। पहले मैं कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड्स की आपको परफॉर्मेंस के बारे में दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड का एक डिटेल निकाला हुआ है। तो बेसिकली जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं ये एक हाइब्रिड के डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आते हैं। दीज आर नॉट अग्रेसिव हाइब्रिड्स। जैसे हाइब्रिड्स में एक बैलेंस फंड्स पहले आते थे जिनका नाम आज इक्विटी हाइब्रिड्स हो गया है। तो उसमें क्या होता है 65% आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। बट बैलेंस एडवांटेज फंड की जो क्या खासियत है कि ये मैंडेटरी हर वक्त 65% बेसिकली व्हेन यू आर रिटायर्ड तो आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 65% हर पल इक्विटी में या करंट मार्केट लेवल्स पे आपका मन नहीं मानता है कि इसमें भी सारा पैसा 65% में इक्विटी में डाल दूं, तो और या इतना रिस्क लेना भी नहीं चाहते, तो दिस इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स यू इक्विटी टैक्सेशन एडवांटेज प्लस ये एक डायनामिकली आपके मार्केट के लेवल्स के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाते या घटाते रहते हैं। तो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स ने ये रिसेंटली 2018 में जब सेबी का न्यू रिकैटेगराइजेशन हुई थी म्यूचुअल फंड्स की, तो ये कैटेगरी लॉन्च की गई थी और सभी म्यूचुअल फंड्स ने, कुछ कंपनीज पहले भी इसमें से ऑलरेडी का फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग चला रहे हैं, पर उसके बाद कई कंपनीज ने इसमें से फंड लॉन्च कर लिए, जैसे रिसेंटली एसबीआई, एनजे, इन्होंने भी अपने बैलेंस एडवांटेज फंड्स निकाले हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो आई वुड गो टू द परफॉर्मेंस द ट्रेलिंग रिटर्न जो हम बात कर रहे हैं, तो पिछले एक साल में इसके 18% है। नेचुरली मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए, इवन की बैलेंस फंड्स की कैटेगरी जो है उसके उसने भी 33% की रिटर्न जनरेट की, इसने अप्रॉक्सीमेटली 18% की है, 3 ईयर्स में 13.67 की है। हालांकि डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी की जो एवरेज रिटर्न है दैट इज 11.72। और कई फंड्स हैं जिन्होंने 3 ईयर्स में, जैसे कोटक का फंड्स जैसे हम डिस्कस करें 13.67 है, आईसीसी का 13.64 है, एडलवीज का 17% है, एंड आदित्य बिरला सन लाइफ का 13, एंड देन डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन इज एट 11%। तो दिस इज ईयरली कंपाउंडेड रिटर्न वेयर द बैंक एफडी इज अर्निंग अस 5 और 6% और 7%, यहाँ पे हमें 13% की रिटर्न आ रही है। क्वेश्चन आता है कि ये फंड्स 13% की रिटर्न क्यों डिलीवर कर रहे हैं और मैं इसका कंपैरिजन बैंक एफडी के साथ क्यों कर रहा हूँ। देखो बैंक एफडीज या जितने भी डेट म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर इन कमिंग ईयर्स। 7% से ऊपर की रिटर्न आने वाले सालों में वो डिलीवर करना उनके लिए एक मुश्किल है, बिकॉज रिटर्न हैव फॉलन डाउन। और ओवर द पीरियड हम इसमें हमें जब अपने पैसे को ग्रो करना है या अपनी वेल्थ को ग्रो करना है तब वी हैव टू इंक्रीज अवर एलोकेशन टू इक्विटी। तो जब हमें कुछ एलोकेशन अपना इक्विटी में डालना होता है तो वहाँ पे हमें रिटर्न्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड ही हम क्यों चूज कर रहे हैं, नॉट वाई नॉट कंजर्वेटिव फंड्स और वाई नॉट बैलेंस फंड्स, वाई अ डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, बिकॉज डायनामिक एसेट जो फिक्स एसेट एलोकेशन होते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स में चले जाओगे तो वहाँ पे इक्विटी जो जो डेट है वो 65% कंपोनेंट मैंडेटरी है, उसमें टैक्सेशन जो है आपको वो डेट वाली लगती है। तो
जब डेट की टैक्सेशन होगी ऑलरेडी, अगर आपके पास एफडीज हैं वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास ऑलरेडी बाकी स्कीम्स हैं या पेंशन है, तो ऐसी इनकम्स में जो आपकी ऑलरेडी इनकम टैक्सेबल की साइड पे चली जाती है, तो वहाँ पे आप जो डेट फंड्स में जो आपको इनकम होती है, या आप ओवर द पीरियड 3 ईयर से पहले का जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो भी इनकम में, शॉर्ट टर्म जो गेन्स होते हैं वो इनकम में ऐड हो जाते हैं, तो इट मेक्स यू लेस टैक्स एफिशिएंट। हालांकि जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है ये इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, और अगर हम फिक्स हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड में चले जाएंगे तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन विच इज अ मिड वे, जहां पे आपको टैक्सेशन एडवांटेज के साथ साथ एक एसेट एलोकेशन एडवांटेज भी मिलता है। तो एसेट एलोकेशन में क्या खासियत है कि एक, जब मार्केट्स पीक पे जाती हैं, मार्केट कीप ऑन राइजिंग, तो ये जितने भी बैलेंस एडवांटेज डायनामिक एसेट एलोकेशन की कैटेगरी है, ये अपना इक्विटी एलोकेशन कम करते रहते हैं। एज ऑन डेट ऑन एन एवरेज सबका एलोकेशन 30-35% के नियर अबाउट है, विच मेक इट अ गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टिंग सम मनी इनटू दिस व्हाइल टेकिंग द इक्विटी पार्टिसिपेशन एडवांटेज। सो जब मार्केट्स डाउन आ जाएंगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मार्केट करेक्ट हो जाती है, मार्केट वैल्यूएशन वाइज चीपर हो जाती हैं, तो दीज फंड्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द इक्विटी एलोकेशन। यहाँ पे आपको एज एन इंडिविजुअल ये जो एलोकेशन चेंज हो रही है उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो फंड अपने आप अपने लेवल पे चेंजेस कर रहा है, और फंड को ऐसे जो कैपिटल गेन टैक्सेस यहाँ से एक एसेट से दूसरी एसेट पे शिफ्ट करने का जो कैपिटल गेन्स होता है वो एग्जाम्प्ट होते हैं, बट यू एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर आप ऐसी चेंजेस करते हो तो आपको ये टैक्स पड़ता है। तो अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में जा रहे हो तो टाइम टू टाइम एलोकेशंस भी चेंज हो रही है और आपको ये टैक्स भी नहीं पे करने पड़ रही। ओवर द पीरियड आपको अगर लॉन्ग टर्म में कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको 1 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडवांटेज भी मिलता है। तो दिस इज मोर टैक्स एफिशिएंट एंड less risk averse investment option for retirees, or even if you want to park lump sum investments at this current point of situation, when the markets are at 60,000 and plus, it is seems to be a little bit overvalued, but not totally overvalued. So we don't need to worry about the market levels, because in coming years market is looking very positive, and based on that we can have some allocation into equities थ्रू दिस रूट। तो अगर आपके पास आज की डेट में कोई लमसम पैसा है, आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ कोई इन्वेस्टमेंट पार्क करना चाहते हो, तो वी कैन डिजाइन अ प्रॉपर बैलेंस एडवांटेज डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स का हम एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन हम रेगुलरली उसको रिव्यू करते रहेंगे, कभी भी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी देन वी कैन चेंज दैट, सो दैट जो रिटर्न्स में हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। वी शुड ऑलवेज टेक टू द क्वालिटी एंड द मार्केट सिनेरियोज, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हम उसको सबको ग्रैब करें। So this is what I would suggest. If you have just retired and you have a corpus to invest, then you should go ahead with this uh, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी विद सम अमाउंट। तो ये बाकी फंड्स की वो डिटेल्स हैं। तो अगर जैसे मैं देखा तो कोटक में अराउंड 33-35% जो है लोकेशन है वो इक्विटी में है, एडलवीज में भी सेम है, एंड आदित्य बिरला इज लिटिल बिट एग्रेसिव, बट ओवर द पीरियड सबका जो मेन एजेंडा दैट इज प्रोवाइड यू अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ओवर द पीरियड। तो अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो डेट में जो कोटक ने बैलेंस फंड ने होल्डिंग ले रखी है दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है, 2028 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और पीएफसी कोटक लिक्विड फंड्स। तो ये डेट का पोर्टफोलियो है, और इक्विटीज में उन्होंने शेयर्स जो लिखे हैं आईसीआईसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, मेनली ब्लू चिप कंपनीज का पोर्टफोलियो इन्होंने बना के रखा है। सिमिलरली वी कैन गो टू फ्यू अदर फंड्स, लाइक से वी कैन गो टू एडलवीज बैलेंस एडवांटेज फंड्स विच इज ऑल्सो गुड एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड। तो अगर हम बात करें पिछले 3 साल में, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाया होता वन टाइम, तो आपको 1,61,000 रुपया है। और अगर आप SIP कर रहे हो तो 4,95,000। हालांकि SIP के लिए ना आई वुड प्रेफर दिस वन फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप इकट्ठा कोई 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ पार्क करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। For SIPs we can discuss in our upcoming videos where like how you should plan your SIPs as well. तो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ लाइक 10 ईयर्स, 12 ईयर्स में भी 13% की रिटर्न थी। सो अगर मैं बात करूं कि आपको आइडियल रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए फ्रॉम दिस बैलेंस एडवांटेज फंड, इज दैट आई वुड सजेस्ट यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड एन एवरेजिंग साइड से 5 to 7 ईयर, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन 9 to 10%। अगर 9-10% से बेटर आ रहा है या 9-10% आ रहा है, तो दैट इज अ गुड एंड डिसेंट रिटर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फंड्स, वेयर द बैंक एफडीज आर गिविंग यू ओनली 5 or 6%। सो 9% की एक्सपेक्टेशन से यू कैन कैलकुलेट योर फ्यूचर वैल्यूज एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने एसेट्स को प्लान कर सकते हो। So this is ideal strategy for a lump sum investments where you have to plan. Like if you are just retired, then you should go for. I would recap it again. Like one into senior citizen savings scheme. Second is to Pradhan Mantri Vay Bandhan Yojana.
third is into fixed deposits, fourth into balance advantage funds, and fifth into liquid cash. You should have 10% as a liquid cash. So अगर आपकी कोई भी queries है इससे related, or if you have anything that you want to discuss further, then you can connect with me on my WhatsApp, or you can we have the links below where you can join my WhatsApp broadcast list. If you want to invest with us, there is an investment link where you can use that and send your information. We will give you a call back and discuss further about your investment plans. So that's all for today. We'll be coming up with more such videos in the coming future. Subscribe to my YouTube channel as well. Thank you.